नमस्कार साथियों, आज से हम एक नई श्रृंखला चालू करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो आज आधुनिक भारत का चैप्टर है मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो प्रश्न नंबर है आपका 1, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा, किसके बाद बैठा? बहादुर शाह प्रथम, आजम शाह, फर्रुखसियर, औरंगजेब। तो जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठता है किसके बाद? बहादुर शाह प्रथम के बाद। तो बात करें बहादुर शाह प्रथम के, इनके 4 पुत्र थे, मुजीउद्दीन जहांदार शाह, अमीश उस शान, रफ़ी उस शान और जान शाह। तो इनके उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह अपने प्रधानमंत्री, जो बाद में नियुक्त करता है किसको? जुल्फ़िकार खां को। तो पहले ही जुल्फ़िकार खां की सहायता से उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होता है और राज सिंहासन पर बैठता है। बाद में यह अपने प्रधानमंत्री बना लेता है किसको? जुल्फ़िकार खां को। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा आप सभी को कि जहांदार शाह राज सिंहासन में बैठा, किसके बाद बैठा था? बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? शाह आलम, अजीजुद्दीन, रफ़ीउद्दौला, रोशन अख्तर। तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? वह था आपका अजीजुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। बात करें कि अजीजुद्दीन कौन था, तो अजीजुद्दीन जहांदार शाह का द्वितीय पुत्र था। ठीक है, यह वजीर, इसका वजीर कौन सा था? इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर इसको बैठाया था। तो बात करें अजीजुद्दीन के शासन की, तो इसका शासन रहा है 1754 से लेके 1759 तक, यानी कि 1754 से 1759 तक। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? वह की थी अजीजुद्दीन ने। अगला प्रश्न आपका तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। नंबर बी, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। डी, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो इसमें से आपको बताना, इसमें से आपको कौन सा सही कथन नहीं है। तो पहला कथन आपका क्या है? इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। ये बात सही है, जो दोनों थे उसके दरबार में रहते थे। तो गालिब का नाम आप सभी जानते होंगे। ठीक है जी। नंबर बी, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ये भी आपका सही है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, इसका मतलब ये था कि जब यूरोपीय भारत में आ चुके थे, ब्रिटेन वगैरह का कब्जा हो चुका था काफ़ी अधिकतर राज्यों पर। ठीक है, तो इसका सिर्फ किले तक इसका अधिकार सीमित रह गया था, बाकी इसका नामात्र का सम्राट था। अगला प्रश्न, डी क्या है ऑप्शन आपका? वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो ये बात आपकी सही नहीं है कि बहादुर शाह जफर को पेंशन के रूप में 1 लाख रुपए तथा इसको पारिवारिक व्यय के लिए 1200 रुपये प्रतिमाह मिलते थे तथा किराए के रूप में 15 लाख रुपए मिलते थे। यानी कि 1200 रुपये मिलते थे इसके पारिवारिक व्यय के लिए प्रतिमाह। 1 लाख तो इसकी पेंशन थी, ठीक है, और 15 लाख रुपए इसकी वो थी जो संपत्ति इसकी थी, उसकी किराए के रूप में मिलते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही नहीं है? डी। बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? रॉबर्ट क्लाइव, औरंगजेब, महात्मा गांधी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? वह की थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। तो अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, तो किसका पुत्र था? शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। इसका शासनकाल था 1806 से लेकर 1837 तक, 1806 से 1837 तक। तो प्रश्न हो गया आपका, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने भूषित किया था? वो किया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय।
तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? वो किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने। तो अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न 6, पांडिचेरी, इसका वर्तमान नाम क्या है? पुडुचेरी, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। नंबर 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो प्रश्न आपका क्या था? पांडिचेरी के संदर्भ में, यानी कि जो पांडिचेरी के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये आपका सही है? नहीं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो आपका ऑप्शन ना है इसमें कौन सा? पहला। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति पहली कौन सी थी? पुर्तगाली थी। बाकी दोनों गलत है। तो सबसे पहले वास्को डी गामा आता है उत्तर महासागर अंतरीप के चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद की सहायता से। कहाँ पहुँचता है? जमोरिन के दरबार में पहुँचता है। ठीक है। तो दूसरा बात हम करें पांडिचेरी की, यानी कि पांडिचेरी के बारे में। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति वो कौन थे? वो डच लोग थे, ना कि फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने 1793 में कब्जा कर लिया था किस पे? पांडिचेरी पे। ठीक है। तो ये आपका कथन गलत है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया। जी। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को सौंप दिया जाता है पांडिचेरी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस दोनों कथन आपके गलत हैं, एक सही है। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर हुए कौन? मिर्जा गालिब का मूल निवास था दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ। तो मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? वह था आपका आगरा में। आगरा कहाँ है? आपका यूपी में। तो मिर्जा गालिब का पूरा नाम था असदुल्ला खां गालिब। ठीक है। मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब था। ये कब, इनका जन्म कब हुआ था? 1796 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो जाती है 1869 में। तो बहादुर शाह जफर के दरबार में उर्दू शायर थे जी, और इनका एक उपाधि दी गई थी दीवान ए गालिब। तो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? आगरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। यानी कि वह कौन सा शासक हुआ है जिसने कौन सी उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया है? वह हुआ है आपका मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी। बात करें मोहम्मद शाह की, तो मोहम्मद शाह उत्तरवर्ती मुगल शासक था और इसका काल था 1719 से लेकर 1748 तक। उन्होंने शमसुद्दीन वली को दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने जी। तो प्रश्न हो गया आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राज्य की संरक्षण प्रदान किया था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो सबसे कम किस मुगल शासक का शासनकाल का कम रहा है? तो वह रहा है आपका जहांदार शाह का। ऑप्शन नंबर ए। जहांदार शाह का आप चित्र देख रहे होंगे जी। तो जहांदार शाह का शासनकाल रहा है 1712 से लेके ओनली 1713 तक। ठीक है। ओनली इसका 1.5 साल शासन रहा है इसका। बात करें अपन बहादुर शाह प्रथम के बारे में, तो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल रहा है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी। मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा था 1719 से लेकर 1748 तक, यानी कि 29 वर्ष। बात करें अहमद शाह की, ठीक है, तो अहमद शाह का शासनकाल रहा था 1748 से लेकर 1754 तक, इसका 7 वर्ष तक। तो सबसे कम आप समझ गए होंगे सबसे कम किसका शासन था? वह था जहांदार शाह का, ओनली 1 या 1.5 वर्ष।
अगला प्रश्न आपका 10, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले प्रथम इतिहासकार थे? J.F. रिचर्ड्स, इरफान हबीब, W.H. मोरलैंड, सतीश चंद्र। प्रश्न क्या है? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला प्रथम इतिहासकार था, वह कौन था? वह था आपका सतीश चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। तो बात करें सतीश चंद्र की, ठीक है, तो मुगल कालीन इतिहास का उक्त दृष्टिकोण से अध्ययन करने में पहली पहल की थी, वह किसने की थी? सतीश चंद्र ने की थी। इसके बाद दो लेखक और हुए हैं, एल्फिंस्टन तथा J.S. सरकार ने मुगल राजकाज के पतन के लिए ब्रिटिश शासकों तथा उनकी नीतियों के उत्तरदायी ठहराया है। यानी कि जो मुगल शासन का पतन हुआ है उस किस लिए उत्तरदायी उनको ठहराया है? क्योंकि उनके विशिष्ट कुछ उनके जो रंग में आए वाले उनके जो बाद में शासक हुए हैं और उनकी नीतियों के बारे में। तो आपका प्रश्न क्लियर हो गया। सबसे पहले किसने की थी? वह की थी सतीश चंद्र ने। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला प्रथम इतिहासकार था, वो कौन था? सतीश चंद्र। अगला प्रश्न आपका 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ये आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा संपन्न होता है। तो वह होता है एक्स-ला-चैपल की संधि से अंत होता है। किसका? प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन होता है पेरिस की संधि से अंत से, यानी कि जब पेरिस की संधि समाप्त हो जाती है उसी के समय क्या हो जाता है? तृतीय कर्नाटक युद्ध रुक जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? ये अनिर्णायक रहता है, यानी कि इसमें किसी पक्ष की विजय न होती है न किसी की हार होती है, ये बराबर चलता रहता है। प्रथम मैसूर युद्ध में क्या होता है? ब्रिटिश की हार हो जाती है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? वो हो गया सी, 4-1-3-2। आइए एक बार देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब समाप्त होता है? यह होता है एक्स-ला-चैपल की संधि से अंत, नंबर बी। तृतीय कर्नाटक युद्ध यह कब समाप्त होता है? यह होता है पेरिस की संधि से अंत हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह बिना किसी निर्णय के समाप्त होता है। और प्रथम मैसूर युद्ध ये हैदर अली के समय होता है और इसमें ब्रिटिशों की हार होती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 किले के नाम दिए गए हैं और इनके स्थान दिए गए हैं। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट लुई। ठीक है, तो इनके आपको बताना है कि फोर्ट सेंट डेविड कहाँ है और फोर्ट विलियम वगैरह ये कहाँ है। तो पहला फोर्ट सेंट डेविड ये आपका कहाँ है? यह है आपका कड्डलौर में। फोर्ट विलियम यह आपका कहाँ है? बंगाल में। फोर्ट सेंट जॉर्ज यह आपका कहाँ है? मद्रास में। और फोर्ट लुई यह कहाँ है? आपके पंडिचेरी में। तो फोर्ट सेंट डेविड आपका कहाँ हो गया? कड्डलौर में हो गया। फोर्ट विलियम आपका बंगाल में हो गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? आपका मद्रास में। और फोर्ट लुई ये कहाँ है? आपका पंडिचेरी। तो आपका क्लियर हो गया। तो बात करें फोर्ट विलियम की नींव, तो फोर्ट विलियम की नींव आपकी कभी रखी गई थी? 1697 ईस्वी में कलकत्ता में पड़ी थी। किसकी इस नींव? फोर्ट विलियम की। तो ब्रिटिश सरकार विलियम तृतीय के नाम पर इसका नाम पड़ा है। किसका? फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट लुई का निर्माण हुआ किसने किया था? यह किया था फ्रांसीसियों ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, खरदा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें से आपको सही बताना है, इसमें से आपका कौन सा सही मिलान है? तो वह मिलान है आपका नंबर ए, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया के कंपनी के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, बाकी तीनों कथन गलत है। तो बात करें अपन बांडीवास के युद्ध की, तो 1760 ईस्वी अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी सेना ने सर आयरक्यूट के नेतृत्व में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया।
जी सर। बक्सर का युद्ध कब होता है? ये 1764 में होता है। मुगल सम्राट इसमें शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। किसमें? बक्सर के युद्ध में। एक और थे अंग्रेजी सेना। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुर्रो कर रहा था इसका, तो कैप्टन मुर्रो। ठीक है। बात करें अपन खुर्दा के युद्ध की, तो ये 1795 में खुर्दा के युद्ध में पेशवा माधवराव ने निजाम को हराया था। और चिलियों वाला युद्ध की बात करें तो अंग्रेज व सिखों के मध्य हुआ था। कब? यह हुआ था 1849 में। तो ये आपके चारों क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। कब हुआ था यह हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? तो ठीक है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध। अगला प्रश्न, कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इसका उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो कथन आपके क्या है? कारण क्या है आपका? कथन है शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में, यानी कि अपने जब उसका उसका अभिषेक हो जाता है उसका राज सिंहासन का, तो उसके कुछ साल तक वह क्या होता है? सिंहासन से दूर रहता है। ठीक है। तो कारण क्या था? कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमणों का भय लगा रहता है। तो आपका इसमें से कौन सा सही है? वह ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बात करें कि वजीर इमादुल मुल्क द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा। ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय गद्दी पे कब बैठा? वजीर इमादुल मुल्क द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा। इसका एक अन्य नाम क्या था? अली गौहर। तो शाह आलम द्वितीय का दिल्ली से दूर रहने का कारण रोहिला सरदार नजीबुद्दौला व उसके पुत्र जाब्ता खां और पोता कौन था? गुलाम कादिर खां का खौफ था, ना कि वह किससे दूर रहता था? कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो शाह आलम द्वितीय का दूर रहना किससे? अपने प्रारंभिक वर्ष में सिंहासन से। तो वो किस कारण था? वह था कि शाह आलम द्वितीय का दिल्ली से दूर रहने का कारण रोहिला सरदार नजीबुद्दौला व उसके पुत्र जाब्ता खां और पोता गुलाम कादिर का खौफ था। ठीक है। शाह आलम द्वितीय 12 वर्षों बाद फिर बाद में आता है, मराठों की सहायता से 1772 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश करता है। बाद में आ जाता है। कब आता है? 1772 में। किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से। प्रश्न नंबर आपका 15, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। नंबर 2, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की। नंबर 3, चंदा साहिब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। नंबर 4, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो उपरोक्त कथनों में से आपके कौन से सही हैं? 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है। तो कथन आपके क्या था? यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हो गया। कौन सा? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। नंबर 2, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की। नंबर 4, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। इसमें से आपका सही नहीं है 3, चंदा साहिब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। बाकी आपके सब सही है। तो आपका सही नहीं है कौन सा? इसमें 3, 1, 2, 4 सही है। बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब शुरू हुआ था? 1746 में, 1748 में समाप्त हो जाता है। इसका ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध था और विस्तार मात्र ही था। क्या? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो यह युद्ध फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच लड़ा गया। तो चंदा साहिब की हत्या की बात करें तो धोखे से तंजौर के राजा ने कर दी थी। यह की थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। चंदा साहिब की हत्या कब होती है? यह कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में होती है। और कौन करता है? तंजौर के राजा ने
कर दी थी, ठीक है, ना कि चंदा साहिब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर आपका 16, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? फ्रांसीसी ने, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने? तो क्या प्रश्न है आपका? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? वह बनाया था पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर बी। तो बात करें पुर्तगाली, तो पुर्तगाली व्यापारी हुगली से ही समुद्री लूटमार करते थे। तो जब इनका दमन किसने किया था? 1631-32 ईस्वी में शाहजहाँ के समय बंगाल के मुगल गवर्नर थे कासिम खां ने उनका दमन कर दिया था। किसका? पुर्तगालियों का। पूर्ण रूप से न दमन करते हुए इनका अंश काफ़ी हद तक इनका दमन कर दिया था, इसलिए ये लूटपाट इन्होंने कम कर दी थी। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नीला जल योजना या शांत जल नीति, जिसको क्या बोला गया है? ब्लू वाटर नीति बोले गए, संबंधित है? अल्बुकर्क, डी अल्मेडा, डुप्ले और चौथा रॉबर्ट क्लाइव। तो शांत जल या नीला जल या ब्लू वाटर की नीति से संबंधित कौन है? तो वह है आपके ऑप्शन नंबर बी, डी अल्मेडा। तो बात करें, डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति अपनाई थी। यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। किसकी? डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अगला प्रश्न, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। नंबर बी, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। नंबर डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। तो प्रश्न है आपका, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह कथन आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बाकी तीनों आपके सही है। ए, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। नंबर सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो बात करते हैं किसके बारे में? पुर्तगालियों। तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था, ना कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो गोवा कब छीन लिया था? 1510 ईस्वी में। किससे? बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था। किसने? पुर्तगालियों ने। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी गलत है। अगला प्रश्न आपका 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। नंबर बी, आधुनिक कोच भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नंबर सी, आधुनिक कोच पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नंबर डी, आधुनिक कोच कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है? तो वह सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में कब? 1795 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल किया था जी। तो आपका क्लियर हो गया कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पांडिचेरी, गोवा, क्रानकेबार, मद्रास। तो इसमें से आपको मिलान करना है कि कौन कैसे संबंधित रहा है। तो आपका पांडिचेरी से कौन संबंधित रहे हैं आपके? वह रहे हैं फ्रेंच। गोवा में आपके पुर्तगीज थे। ट्रानकेबार इसमें कौन थे आपके? डेनिश या डैन थे। मद्रास में आपके डच लोग थे। तो पांडिचेरी में किसका कब्जा था? वह था फ्रेंच का। गोवा में किसका था आपका? पुर्तगीज का। पुर्तगीज यानी पुर्तगालियों का।
ट्रान के बार इसमें किसका कब्जा था? डेनिश या डैन का। मद्रास में किसका कब्जा था? डच लोगों। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है बी, 2 3 4 1। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? वास्को डी गामा, डियाज, अल्मीड़ा, अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? अल्मीड़ा। यह भारत में कब आया था? यह आया था 1505 ईस्वी में। इससे पहले कौन आता है? 1498 में वास्को डी गामा भारत में आगमन करता है, और इसके बाद आता है 1509 में कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि भारत में वास्तविक वायसराय बोला गया है पुर्तगालियों का। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या था? अल्मीड़ा का इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ठीक है, यह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था कब? 1505 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, बार्थोलोमियो डाइज और जॉर्ज ऑक्सडन। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, तो वास्तविक संस्थापक कौन था? वह था आपका अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क भारत में कब आता है? यह आता है 1509 में। इसका पूरा नाम क्या था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया तथा यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बना। कौन? अल्बुकर्क। इससे पहले कौन आ चुका होता है? 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आ चुका होता है। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? डचों ने, ब्रिटिश ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? तो वह कौन सी यूरोपीय समुदाय था? ठीक है, जिसने भारत में सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? वह थे आपके पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी। तो पुर्तगाली जो शक्ति थी वो सबसे पहले उसने क्या व्यापारिक संबंध भारत से स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? अल्बुकर्क, डॉन अल्मीड़ा, गैस फर कोरिया या जमोरिन? तो वह कौन सा शासक था जिसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया? जो कि ये महाराजा बैठे हैं, कौन है ये है जमोरिन। तो ये कब आया था? 1498 में आया था वास्को डी गामा। किसकी सहायता से पहुंचा था? अब्दुल मजीद, जो कि गुजरात का पथ प्रदर्शक था। अगला प्रश्न, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी चिंसुरा में, बांदेल में, हुगली में, श्रीरामपुर में। प्रश्न क्या है? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी है? वह कहाँ पे थी? तो वह थी आपकी हुगली में। ऑप्शन नंबर सी। तो बात करें पुर्तगालियों के बारे में, तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कहाँ पे? कोचीन में स्थापित की थी। सबसे पहले कहाँ पे? कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में। दूसरी लगाते हैं 1505 ईस्वी में लन्नूर में लगाते हैं कौन सी? दूसरी फैक्ट्री। कब? 1505 ईस्वी में। तो ठीक है, तो प्रसन्न के अनुसार बंगाल में पहली फैक्ट्री लगी है वह हुगली में स्थापित थी।